हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन आपके और अपने नए YouTube चैनल जिसका नाम है PCM वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भाई इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की वीडियो मिलेगी। ठीक है, मैथ्स की वीडियो मैंने पिछले लास्ट टाइम पे अपलोड की थी। आज मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूं, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की नई जर्नी +1 का सिलेबस, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ क्या होगा, फिजिक्स होगा। ठीक है, तो आपने जब इंट्रोडक्शन वर्ड सुना होगा तो शायद आपके मन में आया होगा कि सर इसमें से तो पेपर में कुछ भी नहीं आता। चाहे पेपर में कुछ भी नहीं आए, बट ये चैप्टर क्या है, बेसिक चैप्टर है। इससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि भाई एक्चुअल में फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स को कौन कौन सी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या होगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, फिजिक्स जो मान लो कि भाई कौन सी फोर्सेस पर टिकी हुई है ना, फिजिक्स में कौन कौन सी फोर्सेस हम यूज करते हैं, वो फोर्सेस जो होंगी वो हम पढ़ेंगे, बेसिक फोर्सेस। आगे तो उसकी डिवीजन होगी। ठीक है, उसके बाद हम बेसिक लॉ पढ़ेंगे जो पूरी फिजिक्स में हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये इस चैप्टर की क्या है, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो ये जानने के लिए चलो चैप्टर को शुरू करते हैं कि भाई फिजिक्स है क्या, मतलब फिजिक्स की फोर्सेस कौन कौन सी यूज होती हैं, फिजिक्स में कौन कौन से बेसिक लॉ यूज होते हैं, ये सब जानने के लिए चैप्टर की शुरू करते हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ क्या होगा, फिजिक्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो आपकी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है फिजिकल क्या होगा, वर्ल्ड होगा। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, उसके अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स भी लिख सकते हो या फिर आप क्या लिख सकते हो, सिंपल इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप पता ही है कि भाई इसमें हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, फिजिक्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा कि भाई फिजिक्स एक्चुअल में है क्या। मतलब ये तो आपको पता ही होगा कि भाई साइंस का ही सब पार्ट है फिजिक्स। तो इसके लिए फिजिक्स पढ़ने से पहले आपको साइंस के बारे में पता होना जरूरी है कि भाई साइंस क्या है, उसके बाद फिजिक्स की क्या करते हैं, बात करते हैं। चलो जानते हैं कि भाई साइंस क्या है। सबसे पहले साइंस शब्द मान लो क्या है, इसका शब्द मतलब जो वर्ड लिखा है इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में दो मतलब लैंग्वेज है। ये एक लैंग्वेज है लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड है साइंटिया, वहां से ये शब्द लिया गया, जब वर्ड लिया गया। दूसरी लैंग्वेज है संस्कृत, वहां से ये शब्द लिया गया। ठीक है, मान लो लैटिन लैंग्वेज का मान लो क्या मतलब है इसका, मान लो साइंटिया, और इस संस्कृत लैंग्वेज में इस शब्द का मतलब क्या है, विजनाना। ठीक है, तो इन दोनों मान लो लैंग्वेज में विजनाना का जो मतलब है उससे शब्द लिया गया साइंस, ऐसी लैंग्वेज में साइंटिया जो वर्ड है उससे ये वर्ड लिया गया साइंस। इन दोनों का मतलब क्या होता है, टू नो का मतलब तो आप समझते हो कि किसी चीज के बारे में जानना, किसी चीज के बारे में जानना। ठीक है, तो ये आपका मतलब बेसिक मतलब है, किसी चीज के बारे में जानना। ठीक है, ये बेसिक मतलब है आपका साइंस का। साइंस वर्ड का क्या मतलब होता है, टू नो का मतलब क्या होता है, किसी चीज के बारे में जानना। चलो कंप्लीट डेफिनेशन लिखते हैं, फिर वहां से समझते हैं कि भाई साइंस एक्चुअल में क्या है, कैसे इसको हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल के साथ साथ में लिखते रहना, नोट्स बनाते रहना, क्योंकि जो क्लास में नोट्स बनते हैं वही सबसे बेटर क्या होते हैं, नोट्स होते हैं। ठीक है, तो बनाओ, लिखो डेफिनेशन। ठीक है, ये पूरी कंप्लीट डेफिनेशन है कि भाई साइंस एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो पढ़ो इसको। द नॉलेज विच ह्यूमन हैव गेन्ड, मतलब जो मतलब आपको पहले बताया कि भाई साइंस एक्चुअल में क्या है, नॉलेज ही तो है। उन्होंने क्या कहा कि भाई इन दोनों वर्ड से हमें क्या समझ आया कि साइंस का मतलब है किसी चीज के बारे में जानना। तो सिंपल सी बात है, जब आप किसी चीज के बारे में जानोगे आपको क्या होगी, नॉलेज होगी। तो यहाँ पे यही डेफिनेशन है, द नॉलेज विच ह्यूमन हैव गेन्ड, मतलब नॉलेज जो मतलब आदमी को या किसी को भी मालूम मिलती है। ठीक है, कहां से मिलती है, सबसे पहले वर्ड आया ऑब्जर्वेशन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। दूसरा आया एक्सपेरिमेंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो इनको जब सिस्टमैटिकली क्या करते हैं,
हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स जो आए ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में समझते हैं कि भाई क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, सबसे पहले तो आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो नेचर में, है ना, तो आपने देखा ही होगा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मतलब जब भी कभी क्या होती है, रेन होती है, रेन के बाद आपने सभी ने देखा होगा कि भाई रेनबो बनता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सतरंगी पिंक भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको क्या कहते हैं, सतरंगी क्या कहते हैं, पिंक कहते हैं। ये तो सभी ने ऑब्जर्व किया होगा नेचर में। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन जब हुई रेनबो के बारे में, फिर आपके मन में विचार आया होगा कि भाई रेनबो, मतलब हमारे मन में नहीं, जब रेनबो इन्वेंशन हुई कि भाई रेनबो क्यों बनता है, तब मान लो साइंटिस्ट के मन में विचार आया होगा, उन्होंने भी देखा होगा नेचर में कि भाई एक मतलब 7 रंग की क्या बन रही है, पिंक बन रही है, तो उसे रेनबो कहा गया। तो रेनबो क्यों बनती है, कैसे बनती है, इसका क्या कारण है। ठीक है, उन्होंने पहले उसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद इसको सिस्टमैटिकली क्या किया होगा, स्टडी किया होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे यही शब्द लिखा है कि भाई ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट व्हेन अरेंजिंग सिस्टमैटिकली, मतलब क्या कि भाई जब ऑब्जर्व करना है तो उसको सिस्टमैटिकली क्या करना है, अरेंज करना है। तो इसमें भी रेनबो को भी ऑब्जर्व किया होगा, तो ऑब्जर्व करने के बाद पता लगा होगा कि रेनबो एक्चुअल में बनता क्यों है। ठीक है, शायद आपको भी पता हो कि भाई रेनबो बनने के 3 मतलब मुख्य कारण है। ठीक है, एक तो आपका क्या है, मतलब डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है ना, एक लाइट अपने 7 कलर में क्या कर जाती है, टूट जाती है, या कह सकते हैं लाइट जो होती है हमारी व्हाइट लाइट या सनलाइट, वो 7 कलर से बनी होती है। जब उसे प्रिज्म में पास करते हैं, मतलब रेनबो के लिए वो प्रिज्म से पास नहीं होती, रेनबो में मतलब जो मान लो आपकी ड्रॉप्स होती है ना, मान लो लिक्विड ड्रॉप्स होती है बरखा के बाद, वो क्या है रेन ड्रॉप का मतलब प्रिज्म का क्या करती है, काम करती है। तो जब वो लाइट उसमें पास करती है तो वो अपने 7 कलर में क्या कर जाती है, टूट जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। दूसरा उसमें इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है टोटल इंटरनल क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो इसका मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी उसमें एक फिनोमिना होता है। क्या होता है ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप पढ़ते जाओगे सिलेबस। उसके बाद इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ क्या होता है, लाइट होता है। ठीक है, तो ये 3 फिनोमिना होते हैं, फिर उसके बाद क्या बनता है, रेनबो बनता है। ठीक है, तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा होगा, पहले तो रेनबो देखा होगा, फिर उसे सिस्टमैटिकली स्टडी किया होगा। सिस्टमैटिकली स्टडी करने के बाद उन्हें पता लगा कि भाई इसमें ये तीनों फिनोमिना क्या करते हैं, होते हैं। उसके बाद क्या बनता है, रेनबो बनता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ ही गया होगा कि भाई ऑब्जर्वेशन से, डाटा को अरेंज करने से वो मतलब आदमी को क्या हुई, नॉलेज हुई, जैसे हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये वर्ड तो पता चला गया। उसके बाद एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं कि भाई एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट से भी हमें बहुत चीजें पता लगती है। जैसे मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, शायद आपने सुना होगा, नहीं तो हम +2 में पढ़ेंगे। मैक्सवेल, मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है, यूज होती है। मतलब क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक साइंटिस्ट थे हर्ट्ज, उन्होंने सबसे पहले मान लो एक्सपेरिमेंटली उन्हें क्या किया था, प्रूफ किया था। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कैसे किया था, उन्होंने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, है ना, हर्ट्ज ने क्या किया होगा, माइक्रोवेव मतलब एग्जिस्ट करती है, मतलब वेव्स एग्जिस्ट करती हैं जिसका नाम है माइक्रोवेव्स। ठीक है, उसको मतलब स्टडी करने के लिए, सॉरी माइक्रोवेव्स नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उसका एक्सपेरिमेंट किया। उसकी डिटेक्शन के लिए उन्होंने क्या किया, लैब में क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। जब लैब में एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मान लो उन्होंने क्या किया, देखा कि भाई जब मान लो उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने से उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वेव जनरेट हुई है, जिसका नाम उसने क्या लिखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो फिर कहां से पता चला, उन्होंने जब क्या किया होगा, एक्सपेरिमेंट किया, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को इकट्ठा रखा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से एक वेव जनरेट हुई जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो फिर इससे भी क्या पता चला कि उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक्सपेरिमेंट में मान लो कुछ वैल्यू को एडजस्ट किया होगा जिससे एक वेव जनरेट हुई होगी जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट को भी जब अरेंज करते हैं सिस्टमैटिकली तो हमें कुछ ज्ञान होता है, उस ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। ठीक है, तो या फिर केमिस्ट्री में देख लेते हैं कि भाई केमिस्ट्री में क्या होता है, आपको मतलब केमिस्ट्री में भी एक्सपेरिमेंट करते हो। जैसे साइंटिस्ट ने देखा कि भाई नाइट्रोजन, मान लो नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, N2 होता है, हाइड्रोजन मतलब H2। जब इन दोनों को मिक्स करते हो इसको 3 मोल लेके, तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है। ठीक है, तो ये भी एक मान लो क्या कह सकते हैं कि भाई ये भी क्या है, आपके पास एक्सपेरिमेंट ही तो है। एक्सपेरिमेंट में क्या किया, सबसे पहले उन्होंने क्या देखा कि भाई नाइट्रोजन लिया और हाइड्रोजन लिया, तो हाइड्रोजन को जब मिक्स किया तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इस डाटा को ऑब्जर्व किया, तो देखा कि नाइट्रोजन का जब एक है ना, नाइट्रोजन के आगे क्या है, एक, नाइट्रोजन का 1 मोल 3 मोल हाइड्रोजन के जब मिलते हैं
तो एक नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम क्या होता है, अमोनिया, जिसे उन्होंने क्या कहा, हैबर प्रोसेस कहा। ठीक है, तो ये भी देखो ध्यान से कि भाई एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के डाटा को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व मतलब सिस्टमैटिकली अरेंज किया और ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें क्या हुआ, नॉलेज हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। कि भाई साइंस तो चलो पता लग गया कि भाई साइंस, उसके बाद क्या होगा, मान लो कि भाई जब हमें पता चला कि भाई साइंस में हम बहुत सारी नॉलेज गेन करेंगे, ये तो महसूस हो ही रहा होगा कि साइंस में हम क्या पढ़ेंगे, मान लो मैटर के बारे में, कोई भी चीज, जैसे हम है, मान लो टेबल है, कुर्सी है, मान लो कोई मोबाइल है, ये सब कुछ किससे बना होता है, पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से। ये भी आपने सुना ही होगा कि हर एक चीज छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है, एटम से बनी होती है, आयन से बनी होती है, मॉलिक्यूल से बनी होती है। तो इसका मतलब इसमें हम पढ़ेंगे क्या, मतलब सभी इतने सारे एटम, मतलब इतने सारी वस्तुएं हमारी जिंदगी में, इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं, मतलब बात करें कि भाई एन नंबर ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, तो एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, तो उन सबके बारे में हम स्टडी करेंगे कि उनके अंदर कौन रहता है, एटम रहता है, आयन रहता है, मॉलिक्यूल रहता है। उसके बाद नेचर में भी कितने सारे फिनोमिना हो रहे हैं, कुछ तो हम महसूस भी नहीं कर पाते, वैसे तो बहुत सारे क्या है, इनफाइनाइट क्या हो रहे हैं, फिनोमिना हो रहे हैं, तो फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब जब हम उसको क्या इकट्ठा सभी को पढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि जब इतनी सारी नॉलेज इकट्ठी होनी शुरू हो जाए, साइंटिस्ट के लिए भी क्या होनी शुरू हो जाती है, दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए साइंस को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया कि भाई साइंस मान लो जो सब्जेक्ट है उसको तोड़ दिया गया, क्योंकि मतलब डिफिकल्टी ना हो पढ़ने के लिए, इसको क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ताकि जो नॉलेज है उसको अलग अलग कर दिया जाए कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर चीज की नॉलेज लेंगे उसको हम ये कहेंगे, तो जब किसी और पर्टिकुलर चीज की नॉलेज लेंगे उसे हम क्या करेंगे। ठीक है, तो आप समझते हैं कि भाई मैं बोल क्या रहा हूं, मतलब पर्टिकुलर मतलब क्या वर्ड है वो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे साइंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पहली क्या कहा गया, फिजिकल क्या कहा गया, साइंस क्या गया, दूसरी जो है दूसरे पार्ट में डिवाइड किया गया उसे क्या कहा गया, बायोलॉजिकल क्या कहा गया, साइंस क्या कहा। ठीक है, साइंस के दो पार्ट हैं, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल पार्ट। अब इसको महसूस करते हैं, फिजिकल बायोलॉजिकल, वैसे आपको पता ही होगा कि भाई बायो वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, सॉरी लिविंग थिंग्स के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, वो सारी वस्तुएं या ऑब्जेक्ट जो जीवित है ना, जो जीवित है उनके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल साइंस। तो यहां से पता चल ही गया कि भाई बायोलॉजिकल साइंस क्या होगी, वो वाली साइंस जिसमें लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं ना। लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे, लिविंग थिंग्स आर स्टडीड, उस साइंस को हम क्या कहेंगे, मान लो बायोलॉजिकल साइंस कहेंगे। तो इसमें जनरली क्या पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें आपको पढ़ेंगे जियोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, मान लो बायोलॉजी की छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, जियोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, ठीक है, ये सब कुछ इसमें पढ़ेंगे आप। मान लो बायोलॉजिकल क्या होगा, साइंस होगा, ठीक है, बॉटनी। ठीक है, तो ये सभी क्या है, बायोलॉजिकल साइंस का क्या है, पार्ट है। मैं तो ये पढ़ाऊंगा नहीं, मैं तो आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बायोलॉजिकल साइंस से हमारा तो कोई भी लेना देना नहीं है। चलो इसमें बात करते हैं फिजिकल साइंस की। फिजिकल साइंस क्या है, आपको पता चल ही गया कि भाई लिविंग थिंग्स मतलब जिसमें स्टडी होती है उसको बायोलॉजिकल साइंस, तो नॉन लिविंग थिंग है ना, इसमें क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग्स आर क्या होंगी, स्टडीड। मान लो वो वाली ब्रांच या वो वाला पार्ट जिसमें हम नॉन लिविंग, केवल नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करेंगे उसे हमने क्या कह दिया, फिजिकल साइंस। जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में बात करेंगे उसे हमने क्या कह दिया, बायोलॉजिकल क्या कह दिया, साइंस कह दिया। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स में मतलब बारे में बात कौन करता है, जिस मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें क्या पढ़ेंगे, मतलब जो हमने पढ़ना है वो क्या है, फिजिक्स और क्या है आपकी केमिस्ट्री है। ठीक है, तो उसके बाद भी बड़ी होती है ज्योग्राफी, जियोलॉजी, वो सब इसमें ही आती है। बट हमें जिसके मतलब जो हमने पढ़ना है, जिससे हमें मतलब है, वो क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। वो किसका पार्ट होती है, फिजिकल साइंस का। और जो बायोलॉजिकल साइंस है उसमें आपने मतलब बायो में पढ़ना है, जियोलॉजी, बोटानी, ये आपको क्या है, किसका पार्ट होती है, मान लो बायोलॉजिकल साइंस का क्या होती है, पार्ट होता है। तो आप यहाँ से समझ ही रहे होंगे कि भाई जो नॉलेज, मतलब साइंस का मतलब नॉलेज, जो नॉलेज थी उसको बांट दिया गया कि भाई अगर इसकी मान लो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में नॉलेज लोगे उसको हम फिजिक्स और केमिस्ट्री कह देंगे। अगर आप लिविंग थिंग्स के बारे में नॉलेज लोगे उसे हम क्या कह देंगे, बायोलॉजिकल क्या कह देंगे, साइंस कह देंगे। ठीक है, तो ये डिवीजन है साइंस की। साइंस के बारे में क्या है, ज्ञान है। ठीक है, तो उसके बारे में अगली बात करते हैं कि साइंस तो हमें पता चल ही गया, उसके बाद देखते हैं कि भाई आगे है ना, साइंस पता चल गया, अब
एक्चुअली में जो हम पढ़ने जा रहे थे उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो फिजिकल साइंस में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आज किसके बारे में पढ़ेंगे, वैसे तो मैं आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा बट आज किसके बारे में पढ़ेंगे, फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मतलब क्या है कि भाई साइंस पता चल गया, कि साइंस की डिवीजन भी पता चल गया, उसके बाद आता है फिजिक्स, मान लो जिसके बारे में अब हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे साइंस वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया था, फिजिक्स वर्ड भी दो लैंग्वेज से, मान लो दो लैंग्वेज के मान लो कि मान लो वर्ड का मतलब है, जैसे फिजिक्स मान लो क्या है कि भाई ग्रीक लैंग्वेज फ्यूजिस, मान लो उस शब्द से लिया गया फ्यूजिस, और संस्कृत लैंग्वेज में कौन सा, भौतिकी। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, भौतिक विज्ञान भी कहते हैं इसको, है ना। भौतिकी वर्ड से क्या है, ये फिजिक्स शब्द क्या है, लिया गया। ये फिजिक्स शब्द क्या क्या किसे किसे लिया गया, मान लो ग्रीक लैंग्वेज में ये किससे लिया गया आपका, मान लो किसे, फ्यूजिस वर्ड से लिया गया। संस्कृत लैंग्वेज से किससे लिया गया, भौतिकी वर्ड से क्या है लिया गया। इन दोनों शब्द से आपका क्या है, फिजिक्स शब्द क्या है लिया गया। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, नेचर। मान लो जब हम ग्रीक लैंग्वेज में बात करेंगे तो फ्यूजिस का मतलब फ्यूजिस का मतलब क्या होता है, नेचर। मान लो संस्कृत में बात करेंगे, भौतिकी वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी क्या है, नेचर। तो ये फिजिक्स वर्ड एक्चुअल में मतलब इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या है, नेचर वर्ड इसका क्या है मतलब है। तो फिर समझ आ ही गया होगा कि भाई फिजिक्स में क्या करेंगे, नेचर के बारे में कुछ बात करेंगे। मतलब जो नेचर की स्टडी कराएगा उसे हम क्या कहेंगे, फिजिक्स कहेंगे। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि भाई फिजिक्स क्या है और फिजिक्स के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, फिजिक्स मान लो पढ़ो डेफिनेशन। इट इज द ब्रांच ऑफ क्या है, साइंस विच डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, तो बात तो समझ ही रहे होंगे। देखो फिजिक्स एक्चुअल में क्या है, मान लो छोटा पार्ट है किसका, साइंस का। मैंने अभी आपको बताया कि भाई साइंस को डिवाइड किया गया, फिजिकल साइंस और मान लो बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस का एक पार्ट है जिसका नाम है फिजिक्स। एक्चुअल में फिजिक्स है क्या, मतलब उसका ही तो छोटा पार्ट है। तो जैसे वृक्ष के छोटे छोटे पार्ट होते हैं उसे ब्रांचेस कहते हैं, वैसे ही साइंस के छोटे छोटे पार्ट को भी अलग अलग क्या दिया गया, नाम दिया गया है ना। तो मतलब साइंस के छोटे पार्ट का पहला मतलब वर्ड फिजिक्स। फिजिक्स की भी क्या है, साइंस की क्या है, ब्रांच है। इसका मतलब फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ क्या है, साइंस विच डील्स विद क्या होगा, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। इसका मतलब जो भी नेचर में हो रहा है और नेचुरल फिनोमिना जो भी हो रहे हैं नेचर में, उसको स्टडी करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स एक्चुअल में भी बहुत बड़ी क्या है, फील्ड है। चलो एग्जांपल लेते हैं कि भाई नेचर या नेचुरल फिनोमिना कौन से हम इसमें स्टडी करते हैं। तो मैंने अभी तो एग्जांपल आपको बताया कि भाई रेनबो के बारे में बताया, वो हम किस में पढ़ेंगे, क्योंकि नेचर में ही तो फिनोमिना हो रहा है। तो नेचर में जो भी फिनोमिना हो रहा है उसके बारे में हम किस में पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे। शायद आपने चलो एरोप्लेन की बात करते हैं। एरोप्लेन मान लो हवा में उड़ते हैं, उस पर कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है, बर्नौलीज थ्योरम क्या करती है, वर्क करती है ना। बर्नौलीज क्या लगती है, थ्योरम लगती है कि भाई बर्नौलीज थ्योरम, वो भी किस में पढ़ेंगे, हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये मतलब कुछ नेचुरल फिनोमिना, मतलब बर्नौलीज थ्योरम एक क्या है कि भाई नेचुरल फिनोमिना, मतलब क्या है कि भाई एक लॉ है जिसके बिहाफ पर एरोप्लेन क्या करता है, मान लो हवा में क्या करता है, उड़ता है। रेनबो एक नेचुरल फिनोमिना है, ये एक लॉ है जिसके बिहाफ पर एरोप्लेन जो है मान लो हवा में क्या करता है, उड़ता है। ठीक है, किस प्रिंसिपल की वजह से, मान लो बर्नौलीज थ्योरम की वजह से। या फिर नेचुरल फिनोमिना एक और बात करें, आपने देखा होगा कि जो ट्री होते हैं ना, कभी महसूस किया हो, जो ट्री होते हैं वो क्या होते हैं, सड़क की तरफ झुके होते हैं ना। ट्री आर क्या है, बेंड्स टूवर्ड रोड। ठीक है, इसका भी क्या कारण है, बर्नौलीज थ्योरम इसका क्या है, कारण है। ठीक है, तो बर्नौलीज थ्योरम इस पर भी लगती है कि भाई कैसे कि जो पेड़ हैं वो हमेशा मतलब उनकी जो मान लो कह सकते हैं डेवलपमेंट जो होती है वो हमेशा किसकी तरफ होती है, मान लो सड़क की तरफ क्या होते हैं, झुके होते हैं। उसका कारण क्या है, बर्नौलीज थ्योरम मतलब प्रेशर और वेलोसिटी का क्या होता है, रिलेशन होता है कि भाई प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, उसे हम क्या कहते हैं, बर्नौलीज क्या कहते हैं, थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी फिनोमिना किसमें पढ़ेंगे,
फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा आइडिया तो हो ही रहा होगा कि भाई फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे कि भाई नेचर में जो भी हमें दिखाई दे रहा है या उसमें जो भी नेचुरल फिनोमिना लग रहा होगा, कोई भी रिलेशन लग रहा होगा, कोई भी लॉ लग रहा होगा फिजिक्स का, उसके बारे में किसमें पढ़ेंगे, फिजिक्स में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये फिजिक्स की क्या है, डेफिनेशन है, तो फिजिक्स की क्या हो गई, बात होगी। ठीक है, तो इसका मतलब फिजिक्स हमें समझ आ गया कि भाई फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स में हम कैसे कैसे मतलब चीजों को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब हमें पता है कि भाई फिजिक्स जब पढ़ेंगे, फिजिक्स भी एक नॉलेज ही होगी क्योंकि साइंस की ब्रांच है। अगर नॉलेज है तो इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसका मतलब इसमें भी तो बहुत सारी नॉलेज होगी हमें, तो बहुत सारी नॉलेज होगी, इसका मतलब फिजिक्स को भी फर्दर क्या किया होगा, डिवाइड किया होगा। क्योंकि एक इकट्ठी नॉलेज इकट्ठी करना मतलब एक ही जगह पर रखना क्या है, मतलब ज्यादा नॉलेज इकट्ठी मतलब ज्यादा हो जाती है तो हम क्या है कि भाई चीजों को अच्छी तरह समझ नहीं पाते, इसलिए फिजिक्स में भी चीजों को क्या कर दिया गया, फर्दर डिवाइड कर दिया गया, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया, जिसको हम क्या कहेंगे, फिजिक्स की क्या कहेंगे, अलग अलग क्या कहेंगे, ब्रांच कहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं स्टडी करते हैं। फिजिक्स हमने पढ़ लिया कि भाई फिजिक्स क्या होता है। अब उसके बाद फिजिक्स की अगली मतलब टॉपिक की बात करते हैं कि भाई फिजिक्स का अगला टॉपिक क्या है, मतलब क्या है। ठीक है, तो वो पढ़ने से पहले फिजिक्स में क्या होता है, दो लॉज है ना। फिजिक्स जो है, फिजिक्स बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल। एक्चुअल में जो फिजिक्स है ना पूरे, वो दो प्रिंसिपल पे क्या है, टिकी हुई है। वो दो प्रिंसिपल की पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी डिवीजन करते हैं कि भाई फिजिक्स को कैसे कैसे पढ़ेंगे, फिजिक्स की नॉलेज को कैसे टुकड़ों में तोड़ेंगे और अलग अलग नॉलेज क्या करेंगे, गेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिक्स बेस्ड ऑन क्या है, टू प्रिंसिपल। हेडिंग डालो, सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, यूनिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन, ठीक है, तो ये वर्ड से ही समझ आ रहा है। यूनी एक्चुअल में मतलब कहां से लिया गया है, यूनिक। तो यूनिक का मतलब तो वैसे होता है कि भाई एक, है ना। यूनिक का मतलब क्या होता है, एक, बट यहाँ पे क्या है कि भाई सम कह सकते हैं, फ्यू कह सकते हैं। यहाँ पे यूनिक का वर्ड का मतलब क्या है, यूनी वर्ड का मतलब सम या फ्यू। सम या फ्यू मतलब थोड़े। अब इसका क्या मतलब है, यूनिफिकेशन का मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि भाई हम क्या करते हैं फिजिक्स में, कुछ मान लो फिजिकल लॉ या कुछ फिजिकल कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं, उन्हीं मान लो कॉन्सेप्ट या लॉज के मान लो लॉ से सभी जो फिजिक्स में फिनोमिना हो रहे हैं, उन्हें सभी फिनोमिना को क्या करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेन करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब यूनिफिकेशन का मतलब देखो, थोड़े से मान लो लॉ होंगे या थोड़े से क्या होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे, जिससे हम क्या करेंगे, पूरी फिजिक्स को उस मान लो थोड़े से लॉ में 2 4 5 10 20 जितने भी होंगे वो सारे लॉज में उसको क्या है कि भाई मतलब फिजिक्स, पूरी फिजिक्स को उसमें, पूरी फिजिक्स को उन लॉज में पढ़ाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, तो लिखो यूनिफिकेशन मींस unification means define some concept and laws ठीक है, ये यूनिफिकेशन का मतलब है। अब पढ़ के देखो, यूनिफिकेशन मींस डिफाइन सम कॉन्सेप्ट और लॉज इन टर्म्स ऑफ विच होल फिजिक्स आर क्या होगी, एक्सप्लेन्ड होगी। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि यूनिफिकेशन में कुछ लॉज हम क्या करेंगे, मतलब डिफाइन करेंगे, मान लो उससे सभी मतलब जो कॉन्सेप्ट या लॉज हमने डिफाइन किए हैं उन सभी से हम क्या करेंगे, पूरी फिजिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ क्या होगा, मान लो फिजिक्स होगा। ठीक है, तो यूनिफिकेशन का मतलब ये याद रखना कि भाई थोड़े लॉ या थोड़े क्या होंगे, कॉन्सेप्ट। यूनि मतलब थोड़े या कुछ शब्द से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। जब आप एग्जांपल करोगे फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी कि भाई मैं क्या बात कर रहा हूं, है ना, उसकी ज्यादा क्लैरिटी होगी। चलो ये आपने तार लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल की टर्म्स में ये समझते हैं कि भाई एक्चुअल में यूनिफिकेशन मतलब क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो चलो ठीक है, एग्जांपल जैसे, ठीक है, मान लो फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स। दूसरा, फोर्सेस बिटवीन, ठीक है, प्लैनेट एंड सन। फोर्सेस
बिटवीन मान लो प्लैनेट एंड सैटेलाइट, ठीक है। सिंपल मान लो फोर्थ, फोर्सेस बिटवीन एप्पल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं एप्पल ऑलवेज फॉल्स ऑन अर्थ, ठीक है। ये देखो, अब इसे महसूस करो, पढ़ो इसे। देखो, फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स, जैसे हम हैं, आप हो, सभी हैं, सभी में क्या होती हैं, फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। कि मतलब किससे पता चला, वो मैं लिखता हूं अभी। ये फिनोमिना हो गया, या फोर्सेस बिटवीन प्लैनेट, प्लैनेट एक इतनी बड़ी मतलब बॉडी है, सन एक इतनी बड़ी बॉडी है, उसमें जो फोर्स लग रही है। उसके बाद फोर्सेस बिटवीन प्लैनेट एंड सैटेलाइट, प्लैनेट फिर से कितनी बड़ी बॉडी है, सैटेलाइट कितनी बड़ी बॉडी है, उसमें जो फोर्सेस लग रही है। या फिर हमने मतलब हमने तो चलो ऑब्जर्व किया ही है, न्यूटन साहब ने ऑब्जर्व किया था कि भाई जो एप्पल था, मतलब जो जब वे पेड़ के नीचे बैठे हुए तो एप्पल उनके सिर पर जाकर क्या किया था, टकराया था। तो इसका कारण क्या है, ये सभी देखो, सभी को कारण क्या है, एक ही है। मतलब ये सभी जो फिनोमिना है, ये सभी एक ही लॉ से एक्सप्लेन हो रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं, ठीक है। तो देखो, इसे ही तो यूनिफिकेशन कहते हैं। यूनिफिकेशन का मतलब मैंने अभी समझाया कि भाई यूनिफिकेशन का मतलब कि जो जिससे मान लो कुछ लॉ से सभी फिनोमिना हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, मान लो यूनिफिकेशन ऑफ क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो ये ध्यान से देखो, ये देखो अलग अलग, मान लो ये प्लैनेट, मान लो ये यूनिवर्स, मान लो बात कर सकते हैं, स्पेस में बात हो गई। ये मान लो अर्थ के ऊपर भी बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं, अर्थ पे ये बात हो गई। चलो, तो ये मान लो एप्पल और अर्थ के बीच क्या होगी, फोर्सेस हो गई। अलग अलग फिनोमिना है, बट सभी फिनोमिना किससे एक्सप्लेन हो सकते हैं, एक ही लॉ से एक्सप्लेन हो सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद और एग्जांपल लिखनी है, जैसे एग्जांपल के तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, एग्जांपल के तौर पर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे ना, कि करंट मान लो आप स्विच ऑन करते हो, बल्ब चलना, बल्ब मान लो इल्यूमिनेट करना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। स्विच ऑन करते हो, पंखा चलना स्टार्ट हो जाता है। मान लो किसी चीज का स्विच ऑन करते हो, मान लो आपने एक वॉशिंग मशीन का बटन मान लो स्विच लगाया और उसे ऑन किया, वॉशिंग मशीन चलनी क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। मान लो किसकी वजह से चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट की वजह से सब कुछ चल रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी में ये सभी फिनोमिना पढ़ते हैं। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म मतलब आपको शायद ना पता हो, मैग्नेटिज्म मतलब जब हम मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, उसके अराउंड एक फील्ड बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों अलग अलग फील्ड को इकट्ठा कर दिया गया, किसके द्वारा, मान लो मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। हम मान लो +2 में मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 4 इक्वेशन है मैक्सवेल के। इन चारों इक्वेशन से हमने पूरी इलेक्ट्रिसिटी और है ना, पूरी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो सारे इलेक्ट्रिसिटी में जो भी फिनोमिना हो रहे हैं, या मैग्नेटिज्म में जो भी फिनोमिना हो रही है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक मान लो कह सकते हैं अब मान लो जनरेटर, उसमें भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही पार्ट है जनरेटर। ये सभी फिनोमिना इन 4 इक्वेशन, मतलब 4 एक इक्वेशन है, ये इन सभी फील्ड मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की फील्ड को पूरी तरह से क्या करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं। इन सभी के रिलेशन को क्या करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं। तो इसका मतलब क्या कि भाई मैक्सवेल की 2 3 4 इक्वेशन है, और 4 इक्वेशन से ही हम इतनी बड़ी फील्ड है ना, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक बहुत बड़ी फील्ड है, इस सभी को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका मतलब 4 इक्वेशन से इतने बड़े बड़े फिनोमिना एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये मतलब पहला मान लो कह सकते हैं कि भाई लॉ था जिस पर फिजिक्स मान लो बेस्ड है, मान लो क्या, यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। अब उसके बाद दूसरी बात करते हैं, उतार लो, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं कि भाई अगला कौन सा प्रिंसिपल है जिस पे फिजिक्स क्या है आपकी बेस्ड है। जैसे दूसरा प्रिंसिपल क्या है, रिडक्शनिज्म, ठीक है। पहला क्या था, मान लो यूनिफिकेशन, दूसरा क्या है, रिडक्शनिज्म आपका क्या है, प्रिंसिपल है। इस पे फिजिक्स क्या है, बेस्ड है। तो ये भी शब्द से समझ आ रहा है, देखो रिडक्ट मतलब रिड्यूस्ड वर्ड से बना होगा। तो रिड्यूस का मतलब क्या होता है, छोटा करना, किसी चीज को तोड़ना या किसी चीज को छोटा करना, उसको क्या कहते हैं, रिड्यूस करना। तो सिंपल सी बात है कि भाई रिडक्शनिज्म में क्या होगा कि भाई बड़ी बड़ी कोई चीजें होंगी, उनको हम क्या करेंगे, छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे
करेंगे, और जो छोटे पार्ट्स हैं उन्हें स्टडी करना थोड़ा आसान होता है, उन सभी को मतलब उन सभी पार्ट्स को पहले स्टडी करेंगे, फिर उनको क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो जिससे हमें क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स जो भी हम मान लो प्रोसेस या कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसके बारे में पूरी क्या हो जाएगी, स्टडी हो जाएगी। इसे ही हम क्या कहते हैं, रिडक्शनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये रिडक्शनिज्म की डेफिनेशन है या रिडक्शनिज्म का क्या है, एक्सप्लेनेशन है। लिख सकते हैं वैसे, इन विच, ठीक है, in which complex system are break into smaller part and study respectively। ठीक है, मान लो कह सकते हैं प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम को ब्रेक करते हैं छोटे पार्ट्स में, और उनको क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। स्टडी करने के बाद उसको कंबाइन कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शनिज्म। इन्हें क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे मान लो बॉडी है ना, हमारी बॉडी की बात करते हैं। हमारी बॉडी मतलब जिसमें ज्यादा पार्टिकल हो, थर्मोडायनामिक्स में उस बॉडी को क्या कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जिसमें ज्यादा पार्टिकल हो ना, बड़े ज्यादा पार्टिकल हो। आपको पता ही होगा कि हमारी बॉडी में n नंबर ऑफ क्या है, पार्टिकल है। हमारी बॉडी किससे बनी है, या कोई भी चीज किससे बनी है, एटम, आयंस या मॉलिक्यूल से बनी है। इसका मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा पार्टिकल है, बहुत ज्यादा एटम है, या आयन है, या मॉलिक्यूल है। वो डिपेंड करता है बॉडी बाय बॉडी। तो इसका मतलब थर्मोडायनामिक्स में जिसमें बहुत सारी क्या हो, मान लो छोटे छोटे पार्टिकल हो, एटम हो, आयन हो, या मॉलिक्यूल हो, उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। और जो मैक्रोस्कोपिक बॉडी होती है उसमें कैसे, मान लो मैक्रोस्कोपिक बॉडी मतलब जैसे हम है, हमारा टेम्परेचर मान लो पूरी बॉडी का मान लो कैसे होता है एक्चुअल में, ये टेम्परेचर कैसे बनता है, उन्होंने क्या किया, मान लो हमारी बॉडी को क्या किया, या किसी भी बॉडी को क्या किया, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज को क्या किया, मैक्रोस्कोपिक बॉडी मतलब कोई भी बॉडी है ना, मैक्रोस्कोपिक बॉडी को क्या किया, मान लो तोड़ दिया, मान लो छोटे पार्ट में। उसमें एटम होंगे या मॉलिक्यूल, चलो वह तो गैस की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल मान लो उसमें क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, उस मैक्रोस्कोपिक बॉडी में मॉलिक्यूल होंगे। तो उन्होंने क्या स्टडी किया कि जब हर एक मॉलिक्यूल है, हर एक मॉलिक्यूल की क्या किया उन्होंने, काइनेटिक एनर्जी निकाली। तो जब वो सभी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकाली, तो उसका जब क्या किया उन्होंने, एवरेज किया, तो क्या पता चला कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी मान लो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है, उनका जो एवरेज होता है वो एक्चुअल में बॉडी का क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो इसका मतलब क्या कि भाई देखो ध्यान से, एक इतनी बड़ी बॉडी थी, उसकी एक प्रॉपर्टी है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जिसे हम टेम्परेचर कहते हैं। उसमें वो टेम्परेचर को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, उसे छोटे पार्ट में डिवाइड किया। जैसे कोई भी बॉडी है, मैंने आप बार बार बताया, वो एटम, आयंस या मॉलिक्यूल से बनी होती है। उन्होंने उसको क्या मान लो कि भाई उसमें क्या हो, मॉलिक्यूल हो, तो उस मॉलिक्यूल की क्या किया उन्होंने, मान लो काइनेटिक एनर्जी निकाली और उसकी एवरेज की, और एवरेज करने के बाद जब मतलब एवरेज की काइनेटिक एनर्जी की, तो एक्चुअल में वो काइनेटिक एनर्जी की एवरेज जो होती है वही टेम्परेचर ऑफ क्या होता है, बॉडी होता है। इसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शनिज्म। की छोटी चीजों में तोड़ के उन्हें क्या करो, स्टडी करो। तो स्टडी करने के बाद कंप्लीट मान लो पूरी बॉडी की प्रॉपर्टी को क्या कर लो, स्टडी कर लो। उसे हम कहते हैं रिडक्शनिज्म, इन क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको ये तो समझ आ गया कि भाई फिजिक्स में एक्चुअल में क्या होता है, दो मान लो प्रिंसिपल है जिसपे फिजिक्स क्या करती है, वर्क करती है। एक इतनी बड़ी मतलब जो भी मतलब फील्ड है, उन सभी को क्या करने की कोशिश करती है, यूनिफाई करने की कोशिश करती है। यूनिफाई मतलब उन सभी को क्या करती है, इकट्ठा, मतलब कुछ लॉज एक्सप्लेन करती है जिससे पूरी फिजिक्स क्या हो जाए, एक्सप्लेन हो जाए। दूसरा रिडक्शनिज्म मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को तोड़कर छोटे छोटे पार्ट्स में उसको स्टडी करती है, फिर वो छोटे पार्ट से मतलब उस पूरी बॉडी की या कॉम्प्लेक्स सिस्टम की क्या हो जाती है, स्टडी हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगली बात करते हैं कि भाई क्या मान लो डिवीजन ऑफ फिजिक्स। मैंने पहले भी बताया कि भाई फिजिक्स मतलब क्या है, नेचुरल एंड नेचुरल फिनोमिना। इसमें भी हमें बहुत सारी नॉलेज होगी, तो मैंने बताया कि भाई वो भी नॉलेज होगी, उसे भी क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे क्या साइंस को डिवाइड कर दिया गया था दो पार्ट में, ऐसे ही फिजिक्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है। मान लो कौन कौन से पार्ट में, एक पार्ट होता है मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स,
मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स कह सकते हो या मैक्रोस्कोपिक डोमेन कह सकते हो, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन हो गया। दूसरा पार्ट क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, डोमेन होता है। एक्चुअल में फिजिक्स को क्या किया गया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक आपकी क्या है, मैक्रोस्कोपिक डोमेन है, दूसरी आपके क्या है, माइक्रोस्कोपिक क्या है, डोमेन है। अब इनकी बात करते हैं कि भाई मैक्रोस्कोपिक डोमेन क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक डोमेन क्या होती है, ठीक है। तो इसमें एक और चीज याद रखना कि भाई मैक्रोस्कोपिक डोमेन जो है वो किससे एक्सप्लेन होती है, क्लासिकल फिजिक्स। मान लो क्लासिकल फिजिक्स के जो लॉज है, क्लासिकल फिजिक्स के जो लॉज हैं उससे मैक्रोस्कोपिक डोमेन एक्सप्लेन होती है। तो इसमें क्या लगती है, क्वांटम मैकेनिक्स लगती है, ठीक है। तो क्या होता है उसकी बात करते हैं अभी धीरे धीरे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि भाई ये फील्ड जो है वो किससे एक्सप्लेन होती है, क्लासिकल फिजिक्स से। ये फील्ड किससे एक्सप्लेन होती है, क्वांटम मैकेनिक्स, या फिर कह सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स से ये फील्ड क्या होती है, एक्सप्लेन होती है, ठीक है। तो अब क्या मैं बोल रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, अब इसकी क्या करते हैं, आगे बात करते हैं कि जैसे मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक डोमेन में क्या होगा, आपको फिर से मैंने कहा कि भाई फिजिक्स में थोड़े वर्ड्स को अच्छी तरह देखा करो कि भाई मैक्रो का मतलब क्या होता है, मान लो बिगर ऑब्जेक्ट या बड़े ऑब्जेक्ट थोड़े, है ना, बिगर ऑब्जेक्ट, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि भाई वो सभी ऑब्जेक्ट जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, बिगर ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो वो वाली डोमेन जिसमें हम बिगर ऑब्जेक्ट की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। बिगर ऑब्जेक्ट मतलब जैसे हम हो गए, हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, स्कूटरी चलाते हैं, या सब कुछ, उस सभी की मान लो क्या कह सकते हैं कि भाई स्टडी किसमें होती है, मैक्रोस्कोपिक डोमेन में। या फिर मान लो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हो गए, जैसे मान लो कि भाई प्लैनेट्स हो गए, सन हो गया, वो मान लो किस फिजिक्स में पढ़ेंगे हम, मैक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ फिजिक्स में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं कि भाई मैक्रोस्कोपिक डोमेन क्या है, मतलब कौन कौन सी फील्ड है इसमें, क्योंकि इसमें भी फर्दर क्या होंगी, फील्ड होंगी, जिसमें हम इसकी क्या करेंगे, इन सभी की मतलब जो मैंने बताया बिगर ऑब्जेक्ट, इनकी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये फील्ड की बात करते हैं कि कौन कौन सी फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब क्या है कि भाई पुरानी फिजिक्स, मान लो वो वाली फिजिक्स जो पुराने टाइम, मतलब पुराने टाइम से चली आ रही है। पुराने टाइम से मतलब जब स्टार्ट होया था फिजिक्स में इन्वेंशन होना, उस फिजिक्स को क्या कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। बट जब मान लो ये फिजिक्स मतलब पूरी सूटेबल ना हुई, एक्चुअल में बड़ी बड़ी बॉडीज के लिए ये फिजिक्स क्या होती है, एप्लीकेबल। इस फिजिक्स से बड़ी बड़ी बॉडीज को एक्सप्लेन किया जा सकता है, उनकी सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो जब छोटे छोटे ऑब्जेक्ट आते हैं उनमें क्या है, ये फिजिक्स पूरी तरह क्या है, फिट नहीं बैठती, इसीलिए नई फिजिक्स की मान लो इन्वेंशन हुई, जिसे हम मॉडर्न क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। पहले तो इसकी बात कर लेते हैं कि भाई क्या होता है, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक डोमेन में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मैकेनिक्स, ठीक है। सबसे पहले मालूम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, किसकी डोमेन है ये, फिजिक्स की। तो फिर समझ आ गया होगा कि भाई मैकेनिक्स क्या होगा, एक्चुअल फिजिक्स का क्या होगा, ब्रांच होगी ना, फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो फिर ये क्या होगी, फिजिक्स के ब्रांच। तो मैकेनिक्स क्या होगी आपकी, मालूम ब्रांच ऑफ क्या होगी, फिजिक्स विच डील्स विथ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मोशन मतलब कह सकते हैं कि लो स्पीड मोशन, ठीक है। तो ये मान लो डेफिनेशन है मैकेनिक्स के कि भाई मैकेनिक्स क्या है, फिजिक्स का पार्ट है। मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि जब भी वो कोई चीज किसी का पार्ट हो उसे क्या कहते हैं, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मतलब मैकेनिक्स मतलब ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो किससे डील करती है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या करती है, डील करती है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कौन सा मोशन, जो लो स्पीड में हो। लो स्पीड का मतलब ये नहीं है कि भाई बिल्कुल धीरे धीरे हो, जो मोशन मान लो हमारी डेली लाइफ में हो रहा है, ठीक है। डेली लाइफ वाला मोशन को हम फिजिक्स में क्या कहते हैं, लो स्पीड मोशन ही कहते हैं। ऐसे मोशन को जो फिजिक्स स्टडी करती है, फिजिक्स की ब्रांच स्टडी करती है, उसे क्या कहा जाता है, मैकेनिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये मान लो मैकेनिक्स की बात हो गई। एक्चुअल में जो +1 का आपका सिलेबस है उसमें सब कुछ क्या है, मतलब ज्यादातर चैप्टर आपने किसके पढ़ने हैं, मैकेनिक्स के पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे पहला चैप्टर तो चलो इंट्रोडक्शन वाला हो गया, उसके बाद आपने काइनेमेटिक्स पढ़नी है, काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद आपने डायनामिक मतलब फोर्स वगैरह पढ़नी है, वो भी इसका ही पार्ट है। वर्क एनर्जी पावर पढ़ना है, चौथा चैप्टर,
वर्क एनर्जी पार, वो भी इसका ही तो आपको क्या है मान लो पार्ट है। उसके बाद आपने रोटेशनल मोशन पढ़ना है, रोटेशनल मोशन भी क्या है इसका ही पार्ट है। उसके बाद आपने क्या पढ़ना है ग्रेविटेशनल, वो भी मैकेनिक्स का ही पार्ट है। उसके बाद आपने क्या पढ़ना है फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है, वो भी इसका ही पार्ट है। इसका मतलब लगभग 7 चैप्टर जो पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आपने लास्ट में भी पढ़ना है वेव्स, है ना, वेव्स पढ़ना है, ठीक है, वेव्स के बारे में पढ़ना है, वो भी क्या ऑसिलेशन एंड वेव्स, ठीक है, तो वो भी क्या है मैकेनिक्स का ही आपका क्या होगा पार्ट होगा, ठीक है। तो एक थर्मोडायनामिक्स इसमें पढ़ना है। तो इसका मतलब मैकेनिक्स एक्चुअल में सारा +1 का सिलेबस लगभग हम क्या पढ़ेंगे मैकेनिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अगला मतलब स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक्स का आपको पता चल ही गया कि मैकेनिक्स क्या होती है, मतलब मैकेनिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे +1 में। +1 में लगभग हमारे सभी चैप्टर किसके हैं मैकेनिक्स के ही लगभग क्या है चैप्टर हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिजिक्स की और कौन सी ब्रांच बनाई गई, पहली तो मान लो मैकेनिक्स हो गई। अब दूसरी ब्रांच की बात करते हैं जिसका नाम क्या है थर्मोडायनामिक्स है, ठीक है। तो अगली ब्रांच दूसरी जिसका नाम क्या है थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो वे भी वर्ड से ही पता चलता है। थर्मो वर्ड जब भी कभी आपके सामने आए इसका मतलब होता है हीट और टेम्परेचर। मान लो वो वाली ब्रांच जो हीट और टेम्परेचर ऑफ मैक्रोस्कोपिक बॉडी है ना, मैक्रोस्कोपिक बॉडी की हीट और टेम्परेचर से डील करेंगे कि भाई हीट या टेम्परेचर कैसे कोई और एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है, इससे जो डील करेगी इसे हम क्या कहते हैं थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में भी आप पढ़ोगे थर्मोडायनामिक्स, केमिस्ट्री में भी आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे, फिजिक्स में आपकी 8th यूनिट जो है वो थर्मोडायनामिक्स है, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स में एक्चुअल में क्या पढ़ेंगे हीट और टेम्परेचर ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्या पढ़ेंगे बॉडीज या इनके कन्वर्जन, है ना, हीट या टेम्परेचर की कन्वर्जन किसी और एनर्जी में, ये सब कुछ किसमें पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में क्या करेंगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये अगली ब्रांच हो गई थर्मोडायनामिक्स। पहली आप मैकेनिक्स पढ़ोगे, मान लो क्लासिकल फिजिक्स, इसमें सभी में क्लासिकल फिजिक्स लगती है। दूसरी आप क्या पढ़ोगे थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे, ठीक है। तो इसके बाद तीसरी ब्रांच की बात करते हैं, ये दूसरी हो गई। तीसरी ब्रांच की बात करते हैं जो आपकी क्या होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो तीसरी ब्रांच क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की क्या करते हैं बात करते हैं, ये भी 2 वर्ड से बना है इलेक्ट्रो मान लो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आए ये 2 शब्द या 2 वर्ड से क्या है बना है इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रो वर्ड जब भी आपके कभी भी कहीं भी आए इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही आपकी क्या आती है ना, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही क्या बनता है मैग्नेटिज्म क्या होता है जनरेट होता है, ठीक है। कैसे जनरेट होता है पढ़ेंगे जब हम मतलब +2 में, ये सब कुछ क्या पढ़ेंगे +2 में पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे गहराई में कि भाई मतलब इलेक्ट्रिसिटी से कैसे मैग्नेटिज्म जनरेट होता है या क्या होता है एक्चुअल में। ये भी क्या है फिजिक्स का एक पार्ट है जिसमें सिर्फ हम किसके बारे में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में भी आपके पहले मतलब +2 में पहले 5 चैप्टर मतलब 5 चैप्टर मान के चलो वो किसके आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ही क्या है चैप्टर हैं, ठीक है। तो मैकेनिक्स +1 में सभी पढ़नी है या थर्मोडायनामिक्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सारी कहां पढ़नी है आपने +2 में क्या करनी है स्टडी करनी है फिजिक्स में, ठीक है। तो उसके बाद चौथी ब्रांच जो होती है यहां पर ही लिख देते हैं, चौथी ब्रांच इसकी क्या होती है ऑप्टिक्स होती है। ऑप्टिक्स भी आप कहां पढ़ोगे +2 में ही क्या करोगे स्टडी करोगे। तो उसमें क्या होता है ये भी शायद आपको पता ही हो, ऑप्टिक्स वर्ड जो होता है वो किसके साथ रिलेटेड होता है लाइट के साथ। जब भी कभी ऑप्टिक्स वर्ड आए इसका मतलब ही क्या होता है मान लो लाइट, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ऑप्थेल्मिक, है ना, मान लो आंखों के साथ संबंधित शब्द होता है उसको क्या कहते हैं, वो भी क्या होता है लाइट से संबंधित। आंख मतलब आंख की बात करना, उसमें भी लाइट आपका पता है कि आंख में भी क्या होता है लाइट का क्या होता है रोल होता है, ठीक है। वो आपका क्या होता है वो भी क्या होता है लाइट से संबंधित है। इसका मतलब जब भी ऑप्ट या ऑप्टिक्स वर्ड आए इसका मतलब वो लाइट से संबंधित है। तो ऑप्टिक्स का मतलब क्या होगा लाइट और, है ना, लाइट और लाइट रिलेटेड फिनोमिना, लाइट और लाइट रिलेटेड फिनोमिना एंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये सब कुछ किसमें पढ़ेंगे हम ऑप्टिक्स में स्टडी करेंगे कि भाई वो वाली ब्रांच जिसमें हम लाइट पढ़ेंगे और लाइट के साथ जो रिलेटेड फिनोमिना होते हैं जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सब कुछ पढ़ेंगे। और उसके साथ रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं ना, लाइट के संबंधित इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, जैसे आप पढ़ते हो मान लो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब किसमें पढ़ेंगे हम ऑप्टिक्स में क्या करेंगे स्टडी करेंगे, ठीक है। ये उसकी डिवीजन हो गई कि भाई कैसे होता है, ठीक है। ये तो आपकी किसकी डिवीजन है मान लो कह सकते हो
माइक्रोस्कोपिक डोमेन में ये पढ़ेंगे। ये सब में क्या लगती है? क्लासिकल फिजिक्स मतलब पुरानी फिजिक्स लगती है, जो बड़ी बड़ी बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, सूटेबल है, जो इन सभी को क्या कर सकती है? एक्सप्लेन कर सकती है। ठीक है, तो उसके बाद अगला आपका क्या आता है? माइक्रोस्कोपिक, है ना। अगला माइक्रोस्कोपिक क्या आती है? डोमेन आती है। अब माइक्रोस्कोपिक डोमेन की बात करते हैं कि भाई माइक्रोस्कोपिक डोमेन क्या होती है, इसमें किसकी बात करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको समझ आ ही गया होगा कि भाई मैक्रो मतलब बड़ी बड़ी बॉडीज, मतलब उसके बाद माइक्रो मतलब बहुत स्मॉल क्या होंगे? ऑब्जेक्ट होंगे। स्मॉल ऑब्जेक्ट मतलब जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, हमारी अपनी आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसे हम क्या कहते हैं? मतलब नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट कहते हैं, या माइक्रोस्कोपिक डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मालूम बात करें इसमें कौन सा पढ़ेंगे हम? मालूम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे या क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स, चलो पहले क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर लेते हैं कि भाई क्वांटम मैकेनिक्स किसको एक्सप्लेन करती है? मैकेनिक्स वर्ड मतलब मोशन, है ना। मोशन मैंने आपको समझाया, तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या होगा? मोशन ऑफ पार्टिकल। मोशन ऑफ कौन से पार्टिकल? ये वाले स्मॉल जो पार्टिकल होंगे उसके मोशन को स्टडी करेगी। तो स्मॉल पार्टिकल मतलब जैसे आपका हो गया न्यूक्लियस हो गया, जैसे आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया, जैसे आपका क्या हो गया? प्रोटॉन हो गया। ऐसे पार्टिकल की जो स्टडी करती है फिजिक्स, उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक डोमेन कहते हैं। उस फिजिक्स के पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, तो जब भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उसमें मान लो एक करैक्टर हो जाता है ना, जो मान लो, चलो गहराई में नहीं जाते, वैसे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जो मान लो पुरानी फिजिक्स है उसमें हम जो मतलब बॉडी चलती है उसका पार्टिकल करैक्टर क्या करते हैं? मान लो मानते हैं, वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। बट जब मान लो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो दो करैक्टर शो करते हैं, पार्टिकल और वेव करैक्टर। ये भी हम पढ़ेंगे जब मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाऊंगा, उसमें सब कुछ क्या करेंगे? स्टडी करेंगे कि भाई क्वांटम मैकेनिक्स में हम मतलब मानते हैं कि जो मतलब छोटे पार्टिकल है वो एक पार्टिकल की तरह तो बिहेव कर रही है, जैसे एक बॉल है, बॉल मतलब एक पार्टिकल है, उसकी तरह तो बिहेव कर ही रही है। दूसरा ये वेव की फॉर्म में मतलब ऐसे ऐसे भी क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, उसको हम वेव कहते हैं। उसको वो किसमें पढ़ेंगे हम? क्वांटम मैकेनिक्स मतलब मॉडर्न फिजिक्स में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपके पहले 4 चैप्टर है, मतलब 5 चैप्टर है +2 में। उसके बाद ऑप्टिक्स पढ़ेंगे हम शेमा, मतलब +2 में। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स के आपके क्या है? चैप्टर है, जिसमें आपका क्या आ जाएगा? मान लो सबसे पहला ड्यूल नेचर ऑफ मैटर आ जाएगा। ठीक है, रेडिएशन। उसके बाद आपने न्यूक्लियाई पढ़ना है, एटम एंड न्यूक्लियाई। तो लास्ट आपने क्या पढ़ना है? सेमीकंडक्टर पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब किसका पार्ट है? मॉडर्न फिजिक्स का क्या पार्ट है? ये आपके डिवीजन हो गई फिजिक्स के। तो जो मैंने आपको समझाया इसे ही एक्चुअल में हम क्या कहते हैं? स्कोप ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं ना। स्कोप ऑफ फिजिक्स मतलब फिजिक्स कहां से कहां मतलब कहां कहां अप्लाई की जा सकती है, किस किस फील्ड में अप्लाई की जा सकती है। ये जो सभी मैंने आपको चीजें पढ़ाई, मतलब मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, ये सभी को क्या कहते हैं? स्कोप ऑफ क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये स्कोप ऑफ फिजिक्स का ही पार्ट है। उसके बाद अगर आपने अच्छी तरह समझा हो तो देखो ध्यान से, फिजिक्स कहां से शुरू हुई है ना? बड़े बड़े ऑब्जेक्ट मतलब प्लैनेट, सन, इसकी बात कर रहा है, मतलब यूनिवर्स की बात कर रहा है। और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट मतलब मान लो न्यूक्लियाई, एटम, यहां की क्या कर रहा है? बात कर रहा है। तो देखो ध्यान से, फिजिक्स कहां से शुरू हुई और कहां तक क्या हो सकती है? अप्लाई हो सकती है। इसका मतलब फिजिक्स का स्कोप जो होता है वो बहुत ज्यादा क्या है? वास्ट है। फिजिक्स का स्कोप जो है वो बहुत सारा क्या है? वास्ट है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? मान लो इतने बड़े बड़े यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे और इतने छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे। इसे ही हम क्या कहते हैं? स्कोप ऑफ क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, तो जो लिख लेते हैं, मान लो स्कोप ऑफ फिजिक्स जो होता है वो बहुत सारा मतलब बहुत वाइड है या बहुत क्या है? वास्ट है। वास्ट मतलब बहुत लंबा चौड़ा है स्कोप ऑफ फिजिक्स, जिसमें हम लेंथ, है ना, लेंथ के बारे में बात करें कि भाई फिजिक्स में कहां से लेंथ शुरू करते हैं, कहां तक की लेंथ का क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो सबसे छोटी लेंथ फिजिक्स में जो स्टडी करते हैं 10⁻⁻14 और 10⁻⁻15, जिसे साइज ऑफ क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। मान लो साइज ऑफ न्यूक्लियस, इससे स्टार्ट करेंगे पढ़ना, है ना। न्यूक्लियस के बारे में देखो कौन समझा रहा है आपको? क्वांटम मैकेनिक्स समझा रही है। इससे स्टार्ट करेंगे पढ़ना और खत्म किस पे करेंगे? मान लो साइज ऑफ क्या होगा आपका? यूनिवर्स। यूनिवर्स के साइज, है ना, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड के साइज, जो लगभग कितना होता है? 10⁻26 मीटर क्या होता है? इसका साइज होता है। ठीक है, मीटर में है ये। ठीक है, तो इसका साइज ऑफ न्यूक्लियस कुछ बुक में 10⁻⁻14, कुछ बुक में 10⁻⁻15 भी लिखा रहता है, और 10⁻26 साइज ऑफ क्या होगा? यूनिवर्स। तो देखो फिजिक्स मान लो लेंथ की टर्म में कहां से कहां अप्लाई की जा सकती है? 10⁻⁻15 समझते हो ना? 10⁻⁻15 मतलब 1/10⁻15, इसका मतलब 0.0000
मतलब 15 यहाँ पर 0 लगेंगी और 1 आएगा उस पर, उससे लेके मतलब इतना बड़ा डिस्टेंस, इतना बड़ा मतलब A के साथ 26 क्या होंगी, जीरोस होगी। यहां तक हम फिजिक्स क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं लेंथ की टर्म में। ठीक है, तो अब किसकी टर्म में बात करते हैं, लेंथ की टर्म में तो हमें समझ आ ही गया। मास की टर्म में क्या करते हैं, बात करते हैं कि भाई मास की टर्म में फिजिक्स कहां से स्टार्ट होती है और कहां पे क्या होती है, खत्म होती है। ठीक है, तो मास की टर्म में लिखते हैं। मास की टर्म में कैसे, सबसे छोटा मास जो फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, मास ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो वो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 एग्जैक्ट वैल्यू है किलोग्राम। बट इसको मान लो 9.1 को हम क्या कह सकते हैं, 10 कह सकते हैं। तो अगर इसको 10 कह दें, 10 इंटू 10⁻31, इसका मतलब बेस सेम हो, पावरें ऐड होती है, 10⁻30 किलोग्राम अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इसका मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 10⁻³ किलोग्राम के क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब फिजिक्स यहां से मास की टर्म में अप्लाई करनी शुरू करेंगे, उसके बाद क्या होगा, मास ऑफ क्या होगा आपका यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का मास कितना होता है, लगभग 10⁵ किलोग्राम क्या होता है, मास होता है। तो इसका मतलब मास की टर्म में बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻³ किलोग्राम और मास ऑफ यूनिवर्स 10⁵ किलोग्राम। इतने तक हम मास की टर्म में क्या करेंगे, फिजिक्स क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये मास की टर्म में फिजिक्स हो गया। ये मान लो पहला जो मैंने समझाया वो लेंथ की टर्म में क्या होगी, आपके फिजिक्स हो गए। ठीक है, तो ये फिजिक्स की मान लो मास की टर्म में बात हो गई। अब टाइम की टर्म में बात करें, मान लो तीसरा क्या हो सकता है, ठीक है, मास हो गया, लेंथ हो गया। अब टाइम की टर्म में क्या करते हैं, बात करते हैं कि भाई टाइम की टर्म में फिजिक्स कैसे क्या की जा सकती है, अप्लाई की जा सकती है। चलो टाइम के टर्म में भी देख लेते हैं। ठीक है, टाइम की टर्म में 10⁻² to 22 सेकंड से मान लो ये क्या होता है, मान लो कह सकते हो टाइम पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट टू 10⁻18। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻18 सेकंड, जिसे हम क्या कह सकते हैं, मतलब टाइम पीरियड या लाइफ ऑफ क्या कह सकते हैं, अर्थ कह सकते हैं। ठीक है, अर्थ का टाइम पीरियड, अर्थ की लाइफ पीरियड, इस यहां तक क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखो टाइम कहां से शुरू करेंगे, 10⁻22 सेकंड से 10⁻18 सेकंड तक हम क्या है, टाइम की टर्म में फिजिक्स को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपको यहां से चीजें तो समझ आ ही रही होंगी, ये जो अर्थ भी कह सकते हैं ना, आपको यहां से चीजें समझ आ ही रही होंगी कि भाई मास की टर्म में कहां से कहां फिजिक्स अप्लाई करनी है, लेंथ की टर्म में कहां से कहां फिजिक्स अप्लाई करनी है और टाइम की टर्म में कहां से कहां फिजिक्स अप्लाई करनी है। ये उसका क्या था, मान लो आपका स्कोप ऑफ फिजिक्स के अंदर आता है। ठीक है, तो उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक है जिसका नाम मतलब अगले 2-3-4 टॉपिक है वो कंप्लीट करते हैं और बाकी चैप्टर अगली वीडियो में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगले टॉपिक कौन से है, उसके बाद एक्साइटमेंट ऑफ क्या है, फिजिक्स है। ठीक है, तो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स हेडिंग डाल लो कि भाई एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स ये टॉपिक है। इसमें क्या होता है, एक्साइटमेंट का मतलब इंग्लिश वर्ड है, आपको शायद पता हो कि भाई कुछ जानने की इच्छा है ना, तीव्र इच्छा, मतलब बहुत ज्यादा इच्छा, जल्दी जल्दी किसी चीज को जानने की, है ना, उसे क्या कहते हैं हम, इस एक्साइटमेंट कहते हैं। तो ये ध्यान से देखें, तो इस एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में क्या होगा, जैसे लाइव ट्रांसमिशन है ना, जैसे अब आप मतलब आप अगर वो देखते हो, मैच देखते हो ना, क्रिकेट देखते हो, तो आपको पता होगा कि T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, कहां हो रहा है, वेस्ट इंडीज में हो रहा है और यूएसए में हो रहा है, वेस्ट इंडिया और यूएसए। तो आप समझ ही सकते हो कि ये हमारे इंडिया से कितनी दूर है, बट फिर भी बॉल वहां मतलब उसके मैदान में बॉल डल रही होगी और हम यहाँ पे बैठ के अपने टीवी पर देख रहे होंगे। तो इसका मतलब इसको कहते हैं लाइव ट्रांसमिशन। तो इसका मतलब फिर इसमें भी तो फिजिक्स ही लग रही है। ये कैसे मतलब पॉसिबल हो रहा है कि भाई वेस्ट इंडीज में मान लो कोई मैदान पर एक क्रिकेट मैदान में क्रिकेट खेला जा रहा हो और हम अपने इंडिया में घर बैठ के मान लो उसका क्या कह रहे हो, मजा ले रहे हो, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, मान लो फिजिक्स की वजह से। उसको कहते हैं लाइव ट्रांसमिशन। ये किससे पॉसिबल है, सैटेलाइट की वजह से, है ना। सैटेलाइट आपको पता ही होगा कि भाई हमारे मान लो अराउंड मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, सैटेलाइट, जो किसी देश द्वारा क्या करे जाते हैं, छोड़े जाते हैं, जो इस चीज में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं लाइव ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, तो इसके मतलब अगर आपको ये समझ आता है तो फिर ये आपको ये जानने की इच्छा होगी ये कैसे हो रहा है ना, आपके मन में भी होगा कि भाई लाइव ट्रांसमिशन हम घर बैठे हैं और मैच वेस्ट इंडीज में हो रहा है और ये कैसे पॉसिबल हो रहा है। इससे हमारे मन में मान लो फिजिक्स को और जानने की इच्छा क्या होती है, जागती है। ठीक है, जैसे भगवान ना करे कि कोई बीमार हो, जैसे मान लो एक्सीडेंट हो जाए ना, किसी का एक्सीडेंट हो, भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो, आप देखते हो कि भाई हेल्थ साइंस है ना, हेल्थ साइंस मतलब जब आप जाते हो
मान लो हड्डी वगैरह टूट जाती है तो वहां पे जाते हो वो एक्सरे करते हैं। तो एक्सरे का मतलब मान लो वो क्या करते हैं, एक मान लो आपको लेटाते हैं जहां पर भी चोट लगी है वहां पे एक लाइट डालते हैं, वो लाइट आपकी एक पिक्चर दे देती है, एक मान लो ब्लैक कलर का पेपर होता है उस पर आपकी मान लो वो पिक्चर दे देती है जहां से आपकी हड्डी क्या होती है, ब्रेक हुई होती है। तो वो किसकी वजह से पॉसिबल है, फिजिक्स की वजह से क्या पॉसिबल है। ठीक है, तीसरा मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन कह सकते हो। मोबाइल कम्युनिकेशन मतलब आप देखो अपने घर में बैठे हो, यहां से आप मतलब एक बटन दबाते हो तो देखते हो कि भाई कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इतनी दूर एक कुछ ही सेकंड में आपका फोन कॉल जो है वो कनेक्ट हो जाता है। वो किसकी वजह से, फिजिक्स की वजह से। जब ये सभी चीजें अच्छी तरह हम समझते हैं फिर हमारे दिमाग में या हमारे मन में इच्छा होती है कि भाई फिजिक्स के बारे में जानने की। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हो। चौथा मान लो रोबोटिक्स। रोबोटिक्स भी मतलब चल रही है अब आजकल, मतलब इसका भी आने वाली फील्ड मतलब जमाने में या कह सकते हैं आने वाले टाइम में बहुत स्कोप है ना रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स जो है वो भी क्या होती है आपकी, मतलब यहाँ पे भी मतलब जो बंदे बनाए जाते हैं ना, जो मान लो कह सकते हैं आर्टिफिशियल मान लो जो तैयार किए जाते हैं बंदे, वो क्या करते हैं पूरी मतलब ह्यूमन बीइंग की तरह ही क्या करते हैं, काम करते हैं, उनके तरह ही क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। तो ये भी क्यों पॉसिबल हुआ, फिजिक्स की वजह से क्या हुआ पॉसिबल। ये सभी किसमें आते हैं, एक्साइटमेंट ऑफ क्या है, फिजिक्स के क्या है, टॉपिक है। ठीक है, तो ये एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के टॉपिक है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पॉज करो और इसे उतार लो। ठीक है, तो अगला टॉपिक स्टार्ट करें। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका मान लो फिजिक्स। अगला टॉपिक है फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी। ठीक है, फिजिक्स मतलब सोसाइटी की कैसे हेल्प करती है या इनडायरेक्टली हमारी हेल्प कैसे करती है फिजिक्स, इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, उसे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सोसाइटी की कैसे हेल्प करती है, सबसे पहले मतलब वो भी लिख सकते हैं जैसे मोबाइल हो गया, टेलीमेट्री हो गई या टेलीग्राफ हो गया। ठीक है, ये सभी हमें क्या करते हैं, मान लो ये सभी हमें किस लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ को इन्होंने ही तो आसान किया है, मोबाइल ने आसान कर दिया है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ पिछले टॉपिक में मैं आपको बताया कि मोबाइल जहां से बटन दबाते हो तो कितनी दूर आपकी कॉल चली जाती है, यहां से मैसेज करते हो कितनी दूर तक आपका मैसेज चले जाता है। मतलब व्हाट्सएप है ना, टेलीग्राफ या व्हाट्सएप कह सकते हो, आजकल तो मतलब जमाना है व्हाट्सएप का। ठीक है, इंस्टाग्राम का, तो आप यहाँ से वीडियो डालते हो तो कितनी दूर दूर तक आपकी वीडियो चली जाती है। ये किसकी मतलब मदद से हो रहा है, मतलब फिजिक्स की मदद से हो रहा है। तो फिजिक्स ने तो हमारी मदद की है, हमारी सहायता की है। तो ये तो आपका क्या है, अगला क्या है टॉपिक है, अगला टॉपिक है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा जो है मान लो ये आ गया, उसके बाद दूसरा जो है आपका मान लो मोबाइल और टेलीग्राफ आ गया। सैटेलाइट मैंने आपको अभी बताया कि भाई टीवी कम्युनिकेशन, तो टीवी कम्युनिकेशन किसकी वजह से पॉसिबल है, मान लो सैटेलाइट की वजह से ही पॉसिबल है। तो ये भी हमारी मदद तो हो रही है कि भाई मैच हम देखने के इच्छुक हो और जहां बैठे हैं और देख कहां से रहे हैं, मान लो इंडिया में बैठ के वेस्ट इंडीज में मैच हो रहे हैं, वहां से हम इस चीजों को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। सैटेलाइट भी हमारी मदद कर रहा है। उसके बाद मैंने आपको अभी बताया कि भाई हेल्थ केयर में भी फिजिक्स हमारी मदद करती है। मान लो कोई भगवान ना करे कि किसी को कोई बीमारी हो तो वो देखते हैं कि भाई वहां जाते हैं, मान लो पेट में कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड से हमारे पेट में जो भी प्रॉब्लम होती है उसकी पिक्चर क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। तो ये भी किसकी मदद से हो रहा है, फिजिक्स की मदद से हो रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ किसकी मदद से हो रहा है, फिजिक्स की मदद से हो रहा है। तो ये मतलब सब कुछ क्या है, फिजिक्स है। या फिर अगला बात कर ले, मान लो फिजिक्स इन सोसाइटी, और फिजिक्स कहाँ अप्लाई की जा सकती है, जैसे आपकी मान लो कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी भी तो किया है फिजिक्स ही है। तो ये भी हमारी क्या कर रही है, मदद कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी मान लो बटन दबाते हो तो क्या होता है, बल्ब ऑन हो जाता है, किसकी वजह से हो रहा है, ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, फिजिक्स की वजह से हो रहा है। ये सब कुछ किसका कारण है, फिजिक्स की उसका क्या है, कारण है। ठीक है, तो मैं बहुत लंबा इस वीडियो को ना करता हुआ मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने ये वीडियो देखी। सदा मतलब आप पढ़ते रहें और सदा खुश रहें और पौधे लगाते रहें, क्योंकि बहुत गर्मी है तो पौधे जरूर लगाएं। ठीक है, अगर लगा सकते हैं तो एक पौधा जरूर लगाएं। धन्यवाद।